तो आज की इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है। जिस स्टेज में आप सब लोग हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, ये सपने देखने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है। तो लाज़मी इस उम्र में कई सारे डाउट्स आपके मन में रहते हैं कि कैसे तैयारी की जाए, क्या हमको बनना है, अपना टारगेट कैसे सेट किया जाए और कई बार हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और गाइडेंस मिलती भी है तो अक्सर हमें ऐसे लोगों से मिलती है जो कई बार उनको सही नॉलेज भी नहीं होती है, भ्रामक सूचनाएँ मिल जाती हैं, नेट पे कई बार सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो ये आज का सेशन इसलिए रखा गया है। मेरे पास अवस्थी जी ने ये प्रपोज़ल दिया था कि हमारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और दे वांट टू गेट ए लाइव सेशन अबाउट प्रिपरेशन, अबाउट बेसिक कांसेप्ट क्लियरिंग, इन सब के लिए तो आई वाज़ रेडिली एग्रीड टू दिस सेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम गेटिंग अ चांस टू इंटरैक्ट विद यू ऑल। तो इसकी रूपरेखा में बेसिक जो आपके मन में जो डाउट्स हैं, उनसे इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक संक्षेप में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। जैसा इससे पहले शुरुआती रिमार्क्स में आपने मेरे बारे में बहुत ब्रीफ जाना भी होगा। आप में से बहुत से बच्चों का सिविल सर्विसेज में जाने का ड्रीम भी होगा, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो उन सब के लिए आज का सेशन काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। दिस इज़ युवराज फ्रॉम सेंट मैरी। हेलो युवराज, आई एम ग्लैड दैट यू आर कनेक्टेड टू दिस सेशन। मुझे खुशी है कि 2 महीने में ही एटलीस्ट मैं कुछ बच्चों के नाम यहाँ देख पा रहा हूँ जिनके कम से कम मैंने चेहरा देखा है, जिनसे मैं परिचित हूँ। सर वॉइस इज़ वेरी लो। आयुष, क्लियर है अब, ठीक है। तो मेरा नाम अजय कुमार गौतम है। आप लोगों ने शुरुआत में इसके बारे में सुन लिया होगा और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कासगंज, बहुत ज़्यादा विकसित ज़िला नहीं है। आप में से हो सकता है कई लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना हो। वो उस कानपुर जनपद के बहुत ग्रामीण दूरस्थ गाँव में मेरा जन्म हुआ। मेरी प्राइमरी शिक्षा गाँव के प्राइमरी विद्यालय से हुई। उसके पश्चात तब गाँव में बहुत सारे रिसोर्सेज़ भी नहीं थे। हमारा एक्सपोज़र भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमको सिविल सर्विसेज़ इन सब के बारे में सही मायने में पता भी नहीं था। 8 तक तो गाँव में ही परीक्षा मतलब वहाँ आपने पढ़ाई की, तब उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि लाइफ़ में क्या करना है और लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सीमित और रेस्ट्रिक्टेड अपना एक्सपोज़र था और उतने ही अपने एस्पिरेशंस थी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं। उसके पश्चात 9 से मैं मथुरा के एक रेज़िडेंशियल स्कूल में पढ़ने चला गया। वहाँ पहली बार घर से बाहर निकले, कई सारी चीज़ों को देखा, जाना, पर वो भी गाँव का ही स्कूल था, वहाँ भी उतना ज़्यादा पता नहीं था लाइफ़ के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। उसके पश्चात फ़ॉर्च्यूनेटली मेरा 2013 में आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद संभावनाओं का और अपेक्षाओं का एक नया द्वार खुला, नई दुनिया खुली। उसके बाद पाने को बहुत कुछ था, कई बार चीज़ें देखी। शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे गाँव में लगभग 3-4 साल तक लोग यही कहते रहे कि भाई आईआईटी और आईटीआई एक ही बात है। जब आईटीआई यहाँ हो सकती है तो आप आईआईटी कराने इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? तो मतलब ये एक्सपोज़र था, लोगों को पता ही नहीं था कि आईआईटी और आईटीआई में अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ से अपनी शुरुआत हुई, सिविल इंजीनियरिंग मुझे अलॉट हुआ। तो वहाँ पर अब बात आती है कॉलेज की, आप में से अधिकतर लोग कॉलेज जाएँगे। कॉलेज आपके शैक्षिक जीवन का, आपके प्रोफ़ेशनल जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। उसी में आपकी पर्सनैलिटी का एक बेसिक स्वरूप डेवलप होना शुरू हो जाता है। कॉलेज में पहली बार आप अपने घर के, अपने परिजनों के शैडो मतलब जो उनका इक्लिप्स है आपके ऊपर, उससे आप बाहर निकलते हैं और आपकी खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। कॉलेज में लोग आपको आपके नाम से, आपकी स्किल्स इन सब से जानना शुरू कर देते हैं। इसलिए कॉलेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मेरे जीवन में मेरे कॉलेज ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इट वाज़ आईआईटी कानपुर, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशन। वहाँ पर उसके साथ मतलब पढ़ाई के साथ ही पर्सनल डेवलपमेंट की कई सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर की। जैसे मुझे स्पोर्ट्स में वहाँ जाके मुझे पता चला कि भाई हॉकी स्टेडियम ऐसा होता है, स्क्वैश भी कोई गेम होता है। गाँव देहात में लोगों को ये नहीं पता था। तो कॉलेज आप जब भी चुनें इसके बाद में, कॉलेज चुनने में विशेष आप सावधानी बरतें। स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा फ़र्क आज के दौर में इसलिए नहीं पड़ता है, क्योंकि आज का सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है। इसलिए आप कॉलेज का चुनाव बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से करें, जहाँ आपको ग्रो होने का, जहाँ आपको सीखने का, जहाँ आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण के कई तरह के अवसर हों। तो कॉलेज की भूमिका बहुत मायने रखती है। कॉलेज में 2017 पास आउट हुआ मैं, उसके बाद तो कॉलेज में प्लेसमेंट का सीज़न शुरू हो गया था, तो मेरे कई दोस्तों की अमेज़न, माइक्रो अच्छी खासी हैवी प्लेसमेंट की, हैवी पैकेजेज़ की उनके प्लेसमेंट हो रहे थे और इधर मेरा मंथन चल रहा था कि कौन-सी फ़ील्ड में जाना है, क्या करना है। तो कई बार सोचा कि यार गेट करते हैं, पीएसयू में चले जाएँगे,
सरकारी कंपनी को पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे गेल भेल इन सब में। फिर लगा कि कोर कंपनी में जाते हैं, फिर लगा कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लेते हैं, फिर ये हुआ कि भाई पता नहीं सिविल सर्विस होगा या नहीं, जो जिस सेवा से हम आईएएस बनते हैं उस एग्जाम का नाम सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और ऑल इंडिया सर्विस की सेवाओं का चयन होता है। तो हमने जब, यकीन मानिए मतलब कॉलेज तक मुझे यूपीएससी में यूपी मतलब मुझे यूपी उत्तर प्रदेश लगता था, मुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। आजकल इतना एक्सपोजर है, लोगों को चीजें पता है। तो उसके बाद फिर मेरा ये हुआ कि यार जब करना है तो सिविल सर्विसेज कर लेते हैं। इसमें कई सारे डाउट्स थे। पहला डाउट तो ये था कि मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत कॉन्वेंट, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे विद्यालय में नहीं हुई है, तो होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा डाउट था। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, जब हम यहाँ तक आ गए, आईआईटी में आ गए, तो हो सकता है इसमें हो जाए। फिर उसके बाद ये था कि कितना समय लगेगा। फिर हमने कहा ठीक है, 2-3 साल तैयारी करके देखते हैं, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर और रास्ते हैं उसको निकलेंगे। उसके बाद ये था कि हम, जैसे मेरा माध्यम जो है हिंदी मीडियम रहा है 9th तक, 8th तक, उसके बाद इंग्लिश मीडियम हुआ था। तो ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम हमारा रहा नहीं है, हिंदी मीडियम रहा है, अब निकलेगा कैसे निकलेगा, वहाँ तो सब तूफानी बच्चे अंग्रेजी बोलने वाले फर्राटेदार आएंगे, हम ठहरे गाँव के, हमें ठीक से कोई हमारे सामने अंग्रेजी बोलते हमसे जवाब ना निकले तो निकाल देंगे, इंटरव्यू कैसे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे। तो सेल्फ डाउट्स को पार कैसे पाएँ, मतलब उनसे उनसे उभरें कैसे, और कैसे खुद पे भरोसा कायम रखें। तो ये जो जद्दोजहद शुरू हुई, तो इसमें कई सारी चीज़ें मैंने उस समय सोची। मुझे लगा कि यार लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अफ़सोस, एक होता है रिग्रेट। एक होता है अफ़सोस, आपको उस चीज़ का होता है जिसमें कहीं न कहीं आपकी कमी हो, आपने अपना बेस्ट नहीं दिया हो। एक होता है दुःख, दुःख होता है वो इंसिडेंटल होता है, किसी कारण से हो जाता है। तो तब की मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने कॉलेज से पास आउट हुआ था, मुझे लगा कि मुझे लाइफ में अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके एक बार ट्राई तो करना है। उसके कई सारे रीज़न्स थे, रीज़न्स कई सारे आपको भी पता हैं। हर बच्चा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में जाना चाहता है, अपने-अपने परिवार के लिए एक नया प्रतिष्ठा, गौरव का विषय बनना चाहता है। तो इस तरह से हमने सोचा, फिर लगा कि यार हो या ना हो, ट्राई देना तो बनता है गुरु। तो हमने सोचा कि ट्राई तो देंगे, अब होगा या ना होगा वो तो ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन फिर कम से कम लाइफ में कभी ये नहीं कह पाएँगे कि यार हमने प्रयास ही नहीं किया, क्या पता उस जगह हम होते। ये मेरी बेसिक थॉट था। मुझे लगा कि यार आज से 10 साल बाद अगर मैं किसी आईएएस को देखूँगा, तो मैं ये सोचूँगा कि यार क्या पता मैं भी हो जाता, बस मैंने तैयारी नहीं की। तो जो एक खुद के लिए मलाल वाला एक कांसेप्ट था कि रिग्रेट ना हो, ये सोच के मैंने कहा कि जब देखते हैं समुद्र में छलांग लगाते हैं, या तो डूब जाएँगे या तो दूसरे पार में पहुँच जाएँगे। लेकिन एट लीस्ट ये दुःख नहीं होगा कि यार छलांग ही नहीं लगाई, अब किनारे पे खड़ी रहने समुद्र थोड़ी पार हो जाएगा। तो इस सोच के साथ हमने गुरु छलांग लगा दी। फिर ये हुआ कि करना कैसे है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 2 साल के लिए मतलब आप रात-दिन सब अपना भूल जाते हैं। आपको अपना सोना याद नहीं रहता, खाना-पीना याद नहीं रहता, और दिल्ली में तैयारी की थी। इट वाज़ अ वेरी टफ फेज़, बहुत टफ फेज़ था वो, और उसी टफनेस से फिर मेंटल स्ट्रेंथ भी आती है। जितना आप कठिन फेज़ में रहते हैं, उतना ही कहीं न कहीं मैंने अपनी जो दिल्ली के स्ट्रगल्स थे, उसको मैंने अपना मोटिवेशन बनाया, यानी कि इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है, और हर दिन जितना मुझे प्रॉब्लम पड़ी, उतना ही ज़्यादा मैंने खुद को, अपने आप को मजबूत किया। गाँव देहात में भी कई बार जब एक बच्चा तैयारी करने निकलता है, तो वो एक परिवार के लिए कौतूहल का विषय नहीं होता। पूरे गाँव की उस पे निगाहें रहती हैं कि देखते हैं फलाने का लड़का गया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कुछ लोग आपकी आलोचना के लिए तके रहते हैं कि देखते हैं एक बार इसका परीक्षा ना निकले, तब फिर इससे बात करेंगे, और बेटा कलेक्टर बनने चले थे। इस तरह के लोग भी होते हैं, तो उन लोगों को भी जवाब देना था कि नहीं भाई, हमने अपनी मेहनत, तो इस तरह के कई सारे विचार आते रहे। बस मेरा ये कहानी बताने का इतना डिटेल में उद्देश्य वही है कि जो भी परिस्थिति है, उससे उससे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। उससे लेना चाहिए कि यार मुझे इससे बाहर निकलना है, और अपने लिए एक बेहतर मुकाम बनाना है, ताकि मैं जो जिस चीज़ का निवेश यहाँ बैठकर कर रहा हूँ, उसका परिणाम अच्छा आए। तो मैंने उससे मोटिवेशन लिया। मुझे अभी भी याद है, जब मेरा आईपीएस का इंटरव्यू था, 28 फरवरी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। तो उस 28 फरवरी 2019 को मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू डेट आ चुकी थी, और वहाँ पर एक होटल था, मैं एक होटल में पीजी के रूप में ठहरा था। तो उस होटल में जिसमें मैं ठहरा था, उसी एरिया के दूसरे होटल में आग लग गई थी। तो रातों रात ये हुआ था कि सारे हॉस्टल खाली करने हैं, और 20 फरवरी की शाम का वो दिन था जब मैं मतलब अपना सामान लेके 8 बजे सड़क पे था, और 28 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था। तो फिर अब मैं घर वालों को नहीं बताना चाहता, कि घर वाले भी बस बेचारे क्या करते।
तो मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मैंने कहा यार क्या करें, 8 दिन बाद इंटरव्यू है, घर जा नहीं सकते, तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यू देने हैं, क्या करना चाहिए? तो उस समय फिर यहाँ-वहाँ खंगाला गया, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने कहा यार चलो स्टेशन पे रुकते हैं, धर्मशाला चलते हैं। तो ऐसे करते-करते रात के 11 बज गए। तो वहाँ मेरा एक मित्र था जो लाइब्रेरी मेरे साथ था आंध्र प्रदेश का, उसके रूम में फिर शरण ली। तो उसका दिल्ली में बहुत छोटे रूम होते हैं, तो उसके बेड के बराबर में करीब 3-4 फुट की जगह रहती थी ज़मीन पे। तो हमने अपना बिस्तर उसी में लगाया और सट से उसी में सीधे-सीधे लेट जाते थे। तो 8 दिन हमारे वैसे कटे। फिर तैयारी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, फिर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद फिर लगा कि हाँ, चलो मतलब सर्विस पता नहीं कौन-सी मिली, लेकिन हाँ, सिलेक्शन हो सकता है। और उसके बाद फिर आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, तो वो मेरे लिए बड़ा हैरानी वाली बात थी। मतलब कई जब रिजल्ट आया तो कई मिनट तक मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये मेरा ही नाम है। मैंने कई बार चेक किया कि यार ये तो वही रोल नंबर है। फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड देखा, मैंने कहा हाँ यार ये तो मेरा ही रोल नंबर है, तो मेरा हो गया है। ये पहले अटेम्प्ट की कहानी है। फिर मैंने आईपीएस जॉइन किया, फिर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग से लीव ली थी मैंने, करीब 1 सप्ताह ट्रेनिंग की थी। फिर लगा कि यार बनने तो आईएएस आए थे, एक बार ट्राई कर लेते हैं। पहले अटेम्प्ट में आईपीएस में हो गया, क्या पता आईएएस में हो जाए। फिर उसके बाद और तैयारी की और एग्ज़ाम पेपर दिए, इंटरव्यू और अच्छे से तैयारी की, कुछ मार्क्स बढ़े और इस बार आईएएस सर्विस अलॉट हो गया। फिर उसके बाद यूपी में जिला पड़ता है पूर्वांचल में मऊ, और मेरी ट्रेनिंग हुई। तो फिर गनीमत मतलब फिर फॉर्च्यूनेटली या जैसा भी कहें, टू द मैटर ऑफ फैक्ट यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे होम कैडर अलॉट हो गया। ये भी जो है ईश्वरीय इसे कहेंगे उपहार है कि जिस जगह जिन गली पगडंडियों में आप पले-बड़े, उसी जगह की सेवा करने को आपको अवसर मिला। तो वहाँ सेलेक्ट हुए, फिर मऊ गए, फिर वहाँ प्रशासन की बारीकियों को समझा। उसके बाद फिर मुरादाबाद एक जगह है, वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद एक जगह इटावा पड़ती है, वहाँ आ गए। फिर एक मुख्य विकास अधिकारी का पद होता है, उसमें आ गए। फिर पिछले सप्ताह ये विद्या हट की तरफ से प्रयोजन के लिए कहा गया, तो उसके ज़रिए फिर आज हम इस सेशन में आ गए। तो ये हमारी पूरी कहानी है। इसमें किसी भी नए बच्चे के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो 2 बार होता है। एक बार तो असल जीवन में होता है, एक बार आपके मन में होता है। अगर आप मन में किसी चीज़ को कर लेते हैं, तो फिर आप उस काम को करने की संभावना को लगभग 50% बढ़ा देते हैं। तो सेल्फ डाउट वाला जो कांसेप्ट है, वो कई बार बहुत हार्म करता है। जैसे गांधी जी कहते थे कि हो सकता है कि मुझ में आज ये काम करने की क्षमता ना हो, लेकिन मुझ में खुद पे भरोसा ज़रूर है कि समय रहते मैं इस काम को करने की योग्यता हासिल कर लूँगा। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मुझे कोई ऐप है लेट्स से वो चलाना ना आता हो, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं टाइम रहते उस चीज़ को सीख लूँगा। तो सेल्फ डाउट जो है उसको दूर करना सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रा सोचिए अगर मैं जब वहाँ पर ये होता कि भई आईआईटी में होगा, नहीं होगा, इससे पहले बीच में कहानी और छूट गई, मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए भी कोटा गया था। तो वहाँ भी देख रहा था, मैंने कहा मैं उस बगल वाले से पूछता, वो कहता मैं तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। वो कहता मैं तो 10वीं में आ गया हूँ। मुझे लगता है मैं 12th ड्रॉप करके आया था और हमें तो कुछ अता-पता भी नहीं था। तो हमें लगता है कि यार ये तो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो अब यहाँ भी ऐसे फँस गए हैं, भई क्या होगा? ये लोग तो पहले से अब 4 साल आगे हैं। कुछ लोग 6 से पहुँच जाते हैं, कुछ लोग 8 से पहुँच जाते हैं, कुछ 10 से पहुँच जाते हैं और हम 12th करके ड्रॉप करके थे। तो हमारा लास्ट चांस था वो, मेक इट और ब्रेक इट टाइप। उसके बाद तब भी ये था कि नहीं यार मतलब करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो जो एक सेल्फ डाउट को दूर करना और खुद पे भरोसा रखना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, जीवन में एडversiटी आएँगी, मतलब इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट कहें या फिर इसको नियति कहें, डेस्टिनी कहें, जो भी आप टास्क उठा रहे हैं उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ को आपको नेगेटिवली नहीं लेना है। डिफ़िकल्टीज़ को आप अपना स्ट्रेंथ बनाएँ। आप उनसे कहें कि ये आप मुझे टेक इट एज़ चैलेंज, टेक देम एज़ चैलेंज कि ये मेरे लिए चुनौती है और क्या मैं इनको इनको पार कर सकता हूँ कि नहीं? और सच में जो जो जिस चीज़ में आपके खून-पसीना लगा होता है, उसका जब रिज़ल्ट आता है, तो सक्सेस तो ठीक है, लेकिन जो सैटिस्फैक्शन होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो 2 चीज़ें, एक तो सक्सेस है, सक्सेस तो टाइम के साथ उसका आप एडैप्ट हो जाते हैं, तो कम मतलब उसका जो वो है, सक्सेस इज़ लाइक पटाखा, एक स्प्लैश है। लेकिन जो सैटिस्फैक्शन है, वो अगरबत्ती जैसा है, जो हमेशा महकता रहता है। आपको खुद पे लगता है कि यार ये जो है, ये मेरे खुद की बदौलत है, मेरी मेरिट की बदौलत है और उसके बराबर दुनिया में कोई फीलिंग है ही नहीं। मतलब आप ये देखिए कि सिविल सर्विसेज़ मतलब इंडिया की एकमात्र ऐसी सर्विस है, जो मतलब आपको एकदम टॉप नॉच सर्विस में पहुँचाती है, बिना किसी फ़ेवर के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के, बिना किसी सिफ़ारिश के, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो इसमें कोई आपकी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन नहीं कर सकता।
और अल्टीमेटली हम सब सम्मान के लिए जीते हैं। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो जो चीज़ आपने अपने दम पे हासिल की है और उसे जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, वही आपका मूविंग फ़ोर्स है, वही आपको मोटिवेट करता है। तो ये बेसिक बेसिक कहानी है पूरी, और ये पूरी कहानी का सार है कि आप लोग अगर कोई चीज़ टारगेट करके बैठे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिटीज़ या अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज़ करें कि भई आप में क्या-क्या खूबी है। जैसे मुझे पता था कि मैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी चीज़ें, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो तुरंत कैच कर लेते हैं। मुझे अपना पता था कि मैं, हो सकता है कि और बच्चे मुझसे जल्दी कैच कर लें, लेकिन मेरे हाथों में मेरा हार्ड वर्क है। मैं, और बच्चे हो सकता है 6 घंटे में पढ़ के बोर हो जाएँ, लेकिन मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। ये तो मेरे हाथ में है। ये भी कंसेप्ट है कि ईश्वर ने, हो सकता है, किसी को अमीर-गरीब बनाया हो, किसी को छोटा, किसी को लंबा बनाया हो, किसी के पास रिसोर्सेज़ हों, किसी के पास नहीं हों। हो सकता है तरह-तरह से उसने भेदभाव किए हों, लेकिन एक चीज़ में ईश्वर ने सबके साथ न्याय किया है, वो ये है कि उसने सबको 24 घंटे दिए हैं। आपको भी 24 घंटे हैं, जिसके पास कोचिंग नहीं है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और आप अपने 24 घंटों को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, पूरी कहानी इसी पे निर्भर करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने को कमतर मान लेते हैं। ये बड़ा ही, क्योंकि जब आप 8वीं 10वीं में होते हैं तो कंपैरिज़न का बड़ा सबको रहता है कि अरे फलाने के पापा ये हैं और फलाने के पापा ये हैं और मैं ऐसा हूँ। और एहसास-ए कमतरी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आपको, मतलब उससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद में ही अपना स्ट्रेंथ खोजनी होगी। ऐसे हो सकता है कि कुछ बच्चे का फिजिक्स अच्छी हो, कुछ का मैथ अच्छा हो, कुछ का कुछ हो, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ खोजनी होगी, और पॉजिटिव जो आपको फीडबैक मिलता है, वो आपको खोजना होगा। आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खोजना होगा। जैसे मुझे याद है, मैं हॉस्टल गया तो मैं गाँव से गया था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें शहर की नहीं पता थी। तो वो लोग अपना डिस्कस करते रहते थे, मैं कट ऑफ रहता था। मैंने कहा यार ये तो मतलब अलग ही दुनिया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उस केस में फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब इनके पास अपना बैकग्राउंड है, अपनी अपब्रिंगिंग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग है। फिर लेकिन तब तब लगभग शुरू के मैं 9th में गया, तो 9th में मेरे बारे में किसी को नहीं पता था। 10th में अचानक से एक दिन रिजल्ट आता है, लोगों को लगता है कि 94% किसके आ गए, इस बच्चे को हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं, और वो टॉप 3 में होता है, तो सब मेरे पास आते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब सिर्फ टीचर मेरे बारे में पूछते हैं, बच्चे आते हैं कि ये भाई तुम कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, हमें भी थोड़ा सिखा दो, पढ़ा दो। तो मुझे लगा कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें भी खूबी है। तो वो जो अपनी आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी खूबी है, वो आपको खोजनी पड़ेगी, और वो कई सारी चीज़ों से आपको मिल जाती है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करिक्स में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे किसी और विधा में अच्छे होंगे, किसी को पोएट्री अच्छी आती होगी। ये सब चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपको पॉजिटिव फीडबैक और सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, तब तक आपका मोराल अच्छा नहीं होगा। और मोराल अगर अच्छा नहीं होगा, तो आप जो भी काम करेंगे उसको पूरे मन से नहीं कर पाएँगे। पूरे मन से नहीं कर पाएँगे, तो जितना रिज़ल्ट आ सकता है, उतना रिज़ल्ट उसका नहीं आएगा। तो ये बेसिक सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आप लोगों ने जो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, और किसी के मन में कोई बात आए, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसके बाद कर लिया जाएगा। सेशन कैसे चल रहा है, ज़रा बताओ कोई बच्चा कमेंट करके। कुछ काम की बात हो रही है? युवराज, बताओ ज़रा, कोई भी टाइप करके बताओ। सर, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, आयुष आते हैं इस पे। आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं, उसको हमने समराइज कर लिया है विद्या हट की टीम ने। तो इसमें एक तो है कि फॉर दोज एस्पायरिंग टू जॉइन द एस्टीम्ड रैंक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, विच सब्जेक्ट शुड दे स्टार्ट विद, व्हाट इज द आइडियल स्ट्रीम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। जो सिविल सर्विसेज या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जॉब है, वो यूनिडायमेंशनल नहीं है। मतलब ये आपको जॉब का नेचर समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, या फिर हम लोगों को अपने काम मिलते हैं, हम लोगों को अपनी पोस्टिंग मिलती है। तो जैसे आज मैं सीडीओ हूँ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे लगभग 30-40 डिपार्टमेंट की फाइल मेरे थ्रू जाती है। जनपद का जो भी काम रहता है डेवलपमेंट का, तो ब्रिज देखेंगे, कहीं स्कूल बनना है, हॉस्पिटल बनना है, वो सारे मेरे थ्रू होते हैं। लेकिन अगर इसके बाद मैं एनर्जी में जाऊँगा, तो फिर आपके ट्रांसफार्मर, लाइन कम्यूटेशन, ये देखूँगा। अगर मैं हेल्थ में जाऊँगा, तो दवाइयों वाला सेक्शन देखूँगा। अगर फिशरीज़ में जाऊँगा, तो देखूँगा। तो जो यूपीएससी की तैयारी के लिए पर्सनैलिटी चाहिए, वो मल्टी डायमेंशनल चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो। यूपीएससी का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि आपके कुछ सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, अपनी सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, अपने देश के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। तो कई बार ऑप्शनल में लोगों को बहुत डाउट रहता है वैकल्पिक विषय कि भाई कौन-सा चुनना है, कौन-सा नहीं चुनना है। उसमें सिविल सर्विसेज यूपीएससी जो है 20-25 सब्जेक्ट्स की लिस्ट देती है। तो उस केस में इसके 3-4 पैरामीटर हैं जो मेरे अनुभव से मैं सबको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि वो आपका सब्जेक्ट जो है बाकी सब्जेक्ट से कितना ओवरलैप कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए। तीसरा ये देखना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में उस सब्जेक्ट्स ने कितना स्कोर दिया है, उससे टॉपर्स कितने हुए हैं, उससे टॉप 100 में कितने बच्चे हैं। और लास्ट आप ये आता है कि उस सब्जेक्ट का कंटेंट कितना अवेलेबल है, उसकी कोचिंग कितनी रेडिली अवेलेबल है, उसका रिटन डॉक्यूमेंट्स ये सब कितने रेडिली अवेलेबल हैं। तो ये सब 4 या 5 इंडिकेटर्स हैं। इन पाँचों इंडिकेटर्स पे आपको हर किसी को अपना एनालिसिस करना चाहिए और उससे जो ऑप्शनल आए उसको आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शनल का। दूसरी बात आती है कि ऑप्शनल आप कुछ भी ले सकते हैं, वो ऑप्शनल आपका आपके ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से अलग भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय ट्रेनिंग, लेकिन मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था सिविल सर्विसेज में, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट था सोसाइटी में और मैंने अपनी इंजीनियरिंग में 3-4 कोर्स किए हुए थे और सोशियोलॉजी ओवरलैप करती है जीएस से। जो अन्य सब्जेक्ट्स उनसे ओवरलैप ऐसे में काम आ जाती है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी तैयार हो गया, ऐसे की तैयारी भी हो गई, जीएस में भी काम आ गया, स्कोरिंग भी ठीक-ठाक आती है, कोचिंग आसानी से अवेलेबल है और थोड़ा इंटरेस्ट भी है। तो 4-5 फैक्टर पे और यूपीएससी में कभी भी जज्बाती नहीं होना है। पता चले कि मैंने तो ज्योग्राफी से ये किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी लूँगा, पहले 4 अटेम्प्ट हो गए निकल ही नहीं रहा। क्योंकि यूपीएससी की डिमांड और एकेडमिया की डिमांड बहुत अलग है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दे आर वेरी गुड इन देयर एकेडमिक फील्ड, अपना नेट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर तक हैं, परंतु उनके भी कई बार सिविल सर्विस में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड अलग है। तो 4-5 फैक्टर्स हैं, उसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप बच्चों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो मेरी सलाह बस यही है कि आप अपने ग्रेजुएशन में फोकस करें, अच्छे से अच्छा कॉलेज चुनें। स्ट्रीम एक बार आप सेकंड अपनी सेकंड इन प्रायोरिटी चुन सकते हैं, बट कॉलेज टॉप प्रायोरिटी का होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली माहौल जो है वो सब कुछ तय करता है। एट व्हाट स्टेज शुड स्टूडेंट्स कमेंस देयर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन? मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन में अपना पूरा फोकस रखें, उसको अच्छे से करें, क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है यूपीएससी की तैयारी के लिए, आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, और उसके लास्ट ईयर से या फिर उसके बाद से आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी इज लाइक ए मैराथन। यूपीएससी स्प्रिंट नहीं है कि आप एकदम 100 मीटर शूट मार के फिर आराम से चैन से बैठ जाए, नहीं। उसमें आपको 42 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आप तेज दौड़ोगे शुरू में तो फिर आप जो है कोलैप्स कर जाओगे। यूपीएससी मैराथन है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए बचानी है, और हर किसी का 42 किलोमीटर अलग होता है। किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 3 साल होता है, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं। तो आपको 5 साल तक सतत रूप से तैयारी करनी पड़ सकती है। ये माइंडसेट होना चाहिए, इसलिए आप ग्रेजुएशन में कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय करें और अच्छे से अच्छा अपना जो भी आपका पैशन है, किसी को फोटोग्राफी का होगा, किसी को ट्रैवलिंग होगा, जो भी आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, उसको करें। कोई भी गलत आदत ना डालें, क्योंकि आपके यूपीएससी में एक चीज़ हॉबीज़ भी वो लोग देखते हैं। तो ग्रेजुएशन में हॉबीज़ मतलब कोई जिसको डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, कोई भी स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिक्स, लीडरशिप, कोई ना कोई हो, इस तरह का गतिविधि टेकअप करें। कोई ना कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और लीडरशिप स्किल्स भी आए। व्हाट इज़ द टिपिकल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन? मतलब टिपिकल ड्यूरेशन तो बताना बहुत ही मुश्किल है। किसी का पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का तीसरे में होता है, किसी का चौथे में होता है। इट डिपेंड्स कि किस हद तक आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हैं और किस हद तक आपकी तैयारी है। मतलब अल्टीमेटली एक फैक्टर ऑफ लक भी होता है, उससे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है उसमें कौन-सा बोर्ड आया है, उस दिन आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा है, आपसे पहला वाला बंदा है वो इंटरव्यू में क्या बोल के गया है, क्या पता वो बार इतना ऊँचा सेट कर गया हो कि उसके फिर आप जो कुछ भी कहें उससे नीचे ही लगे। तो इसलिए टिपिकल ड्यूरेशन, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 साल इनफ है। उसके बाद फिर उसका रिवीजन होता है और अपडेट होता है, लेकिन बेसिक जो आपकी फाउंडेशन है 1 साल में बन जाती है।
व्हाट स्ट्रेटेजिक अप्रोच शुड वन अडॉप्ट टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो मतलब यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें, आप अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, अधिक से अधिक रिटन टेस्ट दें, अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू दें, और उसके अलावा अपना कंटेंट अच्छे से रखें। उसके बाद फिर आप अपना बेस्ट एग्जाम में लिखें, देन वेट फॉर द योर गुड फॉर्च्यून ना। तो हाउ कैन वन मेंटेन फोकस ड्यूरिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ वन कैन maintain focus during long study sessions and stay motivated to adhere to study plans consistently। इसमें मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। आज के दौर में ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। वो हर किसी को वो चलता रहता है, थोड़ी देर में आधे घंटे मोबाइल देख लूँ, जैसे उन्हें लगता है कि उनके बिना दुनिया थम जाएगी, पता नहीं कौन सा तूफान हो जाएगा और आधे घंटे ना देखें, लगता है कि उनके माध्यम से पूरे देश का बिजनेस चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया से, और ऐसे बच्चे जो जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन, किसी ने अभी टाइप करके सवाल भी पूछा था, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर कमी हमारी स्किल में नहीं होती, हमारी कंसिस्टेंसी में होती है। हम में से बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनमें स्किल सेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले तो जो मैंने अप्लाई किया था वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पूरी राम कहानी की जगह जो मैंने किया था वही आपको बता देता हूँ। एक 28 डेज रूल होता है। आप सोचिए कि आप सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है कि अरे यार उठना है, ब्रश करना है, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी में चला गया है, वो आपकी आदत बन गई है। तो 28 डेज रूल ये कहता है कि किसी भी काम को आप एक निश्चित टाइम पे 28 दिन तक लगातार करें तो आपकी बॉडी उसको आदत के तौर पे मान लेगी, और फिर आप उसको करने में आपको मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, वो एफर्टलेसली होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल नहाना, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रश करना, बहुत छोटे-छोटे कार्य हैं। तो जिसको भी जिसको भी ऐसा लगता हो कि यार ये तो मैं तो 6 घंटे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो आप टू बिगिन विद अगर आप इसको अप्लाई भी करना है तो सोने के टाइम से करें। इसको मतलब इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर से कर सकते हैं कि आप रोज 11 बजे सोने का प्रैक्टिस करें और 28 दिन तक रोज 11 बजे सोएं। आप देखेंगे 29वें दिन से आपको 11 बजे नींद आने लगेगी, और रोज सुबह 7 बजे उठें। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, 7 बजे उठना है। तो आप देखेंगे पहले दिन आपको बहुत ऐसे आलस आएगा, ऐसे ऐसे लगेगा कि साला मार दूं किसी को, मुझे कोई उठा ही नहीं। ऐसा 7 दिन होगा। 8वें दिन आपको थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस होगा ना, ठीक है थोड़ी कशमकश चली लेकिन उठ सकते हैं। फिर 10वें बार 15 दिन से आपको लगेगा कि ठीक है यार उठ गए, कोई बात नहीं। और 28 दिन तक फिर जब आप एंड तक पहुंचेंगे 26-27 दिन तक, तो आपकी आंख अपने आप खुलने लगेगी, तब आपकी बॉडी ढल जाएगी। तो 28 डेज रूल, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के बीच में कई बार ऐसा लगता है कि लॉस्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो फिर पढ़ना, दूसरी चीज ये है कि आप मेंटली खुद को ऐसा प्रिपेयर करिए कि पढ़ना आपकी चॉइस नहीं है, पढ़ना आपकी ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मतलब कोई ड्यूटी पे है, अगर लेट से कोई सिपाही है या वो आर्मी है जो ड्यूटी पे, वो कहेगी यार मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तो -20 टाइम, मुझे मजा नहीं आ रहा, तो बताओ फिर वो उसकी बात का कोई लॉजिक हुआ? मतलब पढ़ाई मजे के लिए थोड़ी हो रही है, उसकी ड्यूटी मजे के लिए थोड़ी हो रही है कि यार मुझे तो पढ़ाई में फन नहीं आ रहा। तो आज की पीरियड, आज की जनरेशन हर चीज में फन चाहिए, इसमें फन नहीं आ रहा। तो आपकी पढ़ाई फन के लिए नहीं है, आपको एक ड्यूटी दी गई है, पढ़ना है, मन करे तो भी, ना करे तो भी। तो मन तो ऐसा है, जितना आप उसको उसको फीड करेंगे उतना वो ज्यादा विचरेगा और यहाँ वहां घूमेगा, भटकेगा। जितना ज्यादा आप उस पर लगाम लगाएंगे कि नहीं यार पढ़ना है, और अगर मन ना भी करे तो भी बैठे रहो, उसको कितना उसको कब्जे में ले सकते हो। मन घूम रहा है जहाँ घूमने दो, लेकिन बैठे रहो। 28 दिन तक कर लोगे, 1 महीने तक कर लोगे, तो फिर आपका अपने आप सेट हो जाएगा। और तो फिर मेरा जैसे पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि प्रीलिम्स के समय इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मुझे नींद नहीं आई थी, लेट हो गया था, तो फिर लगा कि यार ये मतलब हर दिन मैं सो जाता था। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट में यही किया, मैंने सोने और जगने का टाइम फिक्स किया, फिर मैंने पढ़ने के स्ट्रेच बनाए। जो भी आपकी दिनचर्या हो उसमें, जैसे 8 से 12 एक स्ट्रेच हो गया, फिर आधे घंटे गैप हो गया, फिर 1 से 3 बजे तक एक स्ट्रेच हो गया, फिर लगा कि यार अब आधा घंटे सो लिया जाए, फिर 4 से 8 बजे तक एक स्ट्रेच हो गया, फिर 1 घंटे का ब्रेक हो गया लंच उसके डिनर के लिए, फिर 9 से 11 बजे तक का हो गया। अधिकतर लोगों को समस्या ये नहीं है कि उनके पास पढ़ने के लिए डिस्ट्रैक्शन है, ये अधिकतर लोगों के लिए समस्या है कि उनके अननेसेसरी काम ज्यादा है। लोग कहेंगे हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, 15 घंटे कैसे पढ़ा जाए, 12 घंटे कैसे पढ़ा जाए। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है। मतलब जितना आपकी अननेसेसरी चीजें अगर आप घटा देंगे,
तो अपने आप आपके पास करने के लिए बचेगा ही क्या, आप सोच के देखो। और मैं इसको विद एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मेरे मतलब पहले अटेम्प्ट में जब मेरा प्री था तो मैं अपने रूम से 28 दिन तक बाहर नहीं निकला था। मेरा टिफिन वहीं आता था, मैं 28 दिन तक यूज टू स्टडी मतलब 15-16 घंटा एंड के एक एक महीने में, क्योंकि तब इतनी तलवार लटकी थी लगातार, लाइफ में कुछ तो करना ही होगा। तो तब ये नहीं रहता कि यार मन नहीं कर रहा, कि ये नहीं हो रहा कि मैं ये कर लूँ, मैं मोबाइल देख लूँ, मैं ये कर लूँ। सोशल मीडिया मेरा अकाउंट नहीं था प्रिपरेशन तक, मतलब सिलेक्शन तक। मैं व्हाट्सएप पे था, व्हाट्सएप पे मैं मेंस निकाल के तब इंटरव्यू के लिए आ गया था। व्हाट्सएप पे था, फेसबुक पे नहीं था, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, और जो भी आपके ये चलते हैं उन सब पे किसी पे नहीं था मैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे, आप देखेंगे आपके डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो गए हैं। और ये भी जैसे वो कहते हैं योगा से होगा, तो करके देखने वाली चीज़ है। वो एक दिन में नहीं आएगा, वो साधना है, धीरे-धीरे सध के आप उसको तपस्या करके अपने मन को कंट्रोल करेंगे तब आएगी। और जब भी आप प्रयास करेंगे, किसी भी काम को कर लेंगे, अगर आप रोज़ सुबह 8 बजे पढ़ना शुरू कर देंगे तो शुरू में आपको फ्रिक्शन होगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे आपकी बॉडी और आपका माइंड उसमें एडजस्ट हो जाएगा। व्हाट आर द एसेंशियल बुक्स एंड रिसोर्सेज वन शुड रेफर टू और फॉर किलिंग द आईएएस एग्जाम? इसकी बहुत सारी साइट्स है, आप उस पे देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, जीसी लियोंग, ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा, मॉडर्न मीडिएवल के लिए जो नई एनसीईआरटी आई है वो है, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा की किताब आती है, और सोशियोलॉजी के लिए इंट्रो टू सोशियोलॉजी है, वो भी ये अपना यूपी उसकी एनसीईआरटी की बुक है। तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो बुक्स हैं वो यही है, इसका ऑप्शनल की हर किसी के अलग-अलग हैं, तो ये मिल जाती है। प्रॉब्लम आज के दौर में ये नहीं है कि आपको कौन सी बेसिक बुक्स हैं, पता चलोगे इंटरनेट बेसिक बुक वो 100 दे देगा, वो 50 दे देगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या है। आज के दौर में यूपीएससी का चैलेंज ये है कि कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, इसकी जानकारी हो। कौन सी चीज पढ़नी हो तो सबको पता है, वो आदिकाल से पता है। जैसे डालोगे वो एक बुक, एक इकोनॉमी की 4 बुक बता देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई 4 बुक में पढ़ना, आप चारों पढ़ने बैठ जाओगे पागलों की तरह। तो आज के समय में कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। सारी चीजें जो बताई जाती हैं टॉपर्स की, सारी चीजें दे ऑल आर सब्जेक्टिव। ये डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे देता हूँ। हर किसी की स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि हर किसी कंडीशंस अलग है, हर किसी का माइंड अलग है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी जो आपको सूटेबल लगती हो उसी हिसाब से डेवलप करनी है। व्हाट आर द बेस्ट कोचिंग सेंटर्स लोकेटेड इन दिल्ली? इसका मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं कि कौन सा कोचिंग सेंटर में। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी कोचिंग सेंटर्स। एंड इज दिल्ली द आइडियल लोकेशन? मतलब आइडियल लोकेशन तो जहाँ, फिर जहाँ आपका रिसोर्सेज अलाउ करें, जहाँ आपका लगे कि यहाँ से मुझे बेसिक फाउंडेशन मिल सकता है। वैसे आजकल तो ये इस पे इतना सारा ऑनलाइन कंटेंट आ गया है, तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ही बेसिक आपको कुछ अता पता ही नहीं है तो आप इससे भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग के रिव्यूज आप जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उससे पता कर सकते हैं। बट कोचिंग का भी एक मिथ है कि लोगों को लगता है, कई बार कोचिंग बहुत ज़्यादा उसके बाद प्रचार प्रसार करती है कि कोचिंग से बहुत ज़्यादा उनके इंस्ट्रूमेंटल रोल है। ऐसा नहीं है। कोचिंग किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देती है, वो एग्ज़ाम निकालने की आपको स्किल नहीं देती है। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के 60% बच्चों में है, निकालते हैं 0.1%। भाई 9 लाख, मेरे समय में 9 लाख फॉर्म पड़े, 5 लोगों ने प्री दिया, 12,000 लोगों का प्री क्लियर हुआ, 4,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, 888 लोग सिलेक्ट हुए। तो 888 में से करीब आपको लगता है कि 12,000 लोगों ने प्री निकाला, तो 12,000 लोगों की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगभग लगभग सेम होगी। एक्स्ट्रा जो किसी को अपने अपने जिसने ज़्यादा पढ़ा है, जिसने प्रिसाइज अपने रिसोर्सेज रखे हैं, जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, तो सेल्फ स्टडी जो होती है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कोचिंग जो है वो लेबलर है। कोचिंग आपको एक डिजायर्ड लेवल तक ले आती है, लेकिन उसके ऊपर आपको जाने के लिए, एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए जो डेल्टा जो आता है, वो डेल्टा चेंज आपको अपनी सेल्फ स्टडी से ही आएगा। तो कोचिंग जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है। कोचिंग वो एक पढ़ते थे ना मैथ में, दिस इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। तो कोचिंग में भी सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपको आपके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो किसी सब्जेक्ट विशेष में मदद ले सकते हैं। और आपको लगता है पूरी की तैयारी करनी है, पूरी की ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकलता है। फॉर स्टूडेंट्स हु परस्यूड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन क्लास 12, व्हाट आर द रिकमेंडेड पाथ्स फॉर देयर ग्रेजुएशन स्टडीज? हाउ शुड दे इनिशिएट देयर यूपीएससी प्रिपरेशन ड्यूरिंग देयर अंडर ग्रेजुएट ईयर्स? तो जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं उनके लिए तो आज के हमारे समय में जो बताया जाता है, अभी भी शायद चल रहा है, आईआईटीज हैं, वो इंजीनियरिंग की टॉप कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं,
उस NITs आती हैं, उसके बाद स्टेट की कॉलेज आती हैं, फिर प्राइवेट कॉलेजेस आती हैं। तो उनमें देख सकते हैं आप, बायोलॉजी और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट आजकल हो गया, नीट यूजी करें, नीट पीजी करें। उसमें कुछ सरकारें मतलब कुछ कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ आपके इसके हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, और कुछ पुराने हैं। यूपी में भी कुछ करीब 7 मेडिकल कॉलेज हैं, वो 1960s के हैं, तो दे आर वेरी गुड इन देयर रेपुटेशन एंड देयर रिसोर्सेज। कुछ कॉलेजेस हैं वो नए हैं, तो दे आर स्टिल अरेंजिंग देयर रिसोर्सेज, तो कुछ उसकी काउंसलिंग होती है पूरी। इसमें बिल्कुल सेट पाथ है। कुछ लोगों को हो सकता है एकेडमिया में जाना हो, इंजीनियरिंग नहीं करना हो, तो वो लोग अपना पाथ कर सकते हैं, वो बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स ये सब कर सकते हैं। डीयू वगैरह जो जहाँ जो अच्छी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे कर सकते हैं, और अपने एकेडमिया, नीट, नेट, जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, पीएचडी इन सब का भी कर सकते हैं। और उसके अलावा बस यही है कि कोचिंग मतलब कॉलेज लाइफ में प्रयास करें कि आप बहुत ज़्यादा उसके बाद तैयारी के चक्कर में ना पड़ें, कि नहीं तो फिर आपका फिर यूनिडायमेंशनल पर्सनैलिटी रह जाएगी। फिर आप और जो चीज़ें कॉलेज में सीख पाते हैं, कर पाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के लास्ट ईयर तक जाते-जाते आप अपना मन बना लें, और कॉलेज के लास्ट ईयर तक जाते थे अगर आपको ये क्लियर हो गया आपको लाइफ में करना क्या है, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग तो लॉस्ट ही रहते हैं कॉलेज तक। कोई उनका चचेरा भाई कह देगा कि डॉक्टर बन जा, तो कहेंगे हाँ पापा मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। फिर कहेगा भाई डॉक्टरों में क्या है, छुट्टी तक नहीं मिलती, कहेगा ये बन जा, फिर कहेंगे हाँ पापा वो कह रहे थे वो डॉक्टर में ये बन जाता हूँ मैं। तो आप अपने आधार पे पहले अपना टारगेट सेट कर लें, और कॉलेज के लास्ट ईयर तक आते-आते कर लें, और उसकी भी तैयारी शुरू कर दें। तो मैं बस यही कहूँगा इस सवाल में कि कॉलेज के लास्ट ईयर से आप अपना मन बना के थोड़ी-थोड़ी शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद फिर पूरी फुल स्केल शुरुआत कर दोगे। इधर मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पैटर्न, क्लास 10th और उसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, ना उसके मार्क्स जुड़ते हैं, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक आपके सवाल थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने चर्चा कर ली हैं। अब इनके सवाल ले लिए जाएँ, या किसी और चीज़ पे चर्चा करनी है? मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करें? मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं, उनके मार्क्स ज़रूर नहीं है जितने उसमें आ रहे हैं उसी में आपके उतने फाइनल एग्ज़ाम में आएँ। तो ज़रूर नहीं है कि आप नेट प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो बोल्ड हो जा रहे हैं तो फाइनल मैच में बोल्ड हो जाएँगे। नेट प्रैक्टिस की सेटिंग अलग होती है, फाइनल मैच की सेटिंग अलग होती है, उसमें माइंडसेट अलग होता है। लेकिन मॉक टेस्ट से आप ये पता कर लो कि आपके किस विषय में और क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो जिन विषय में मार्क्स कम आ रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स में और सब्जेक्ट के भी जिन टॉपिक्स में कम आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर लो। और उसको आपको लग रहा है कि मेरा सोर्सेज़ कम हो रहे हैं, तो आप उसको थोड़े सोर्सेज़ बढ़ा दो। सोर्सेज़ बढ़ा दो, उसकी तैयारी कर लो, ताकि आप और दूसरा मॉक टेस्ट में आप गलती क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन में गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अगर कम कर देंगे, है ना? तो उससे आपका थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि उससे आप ये सीख लो कि कहाँ गलती हो रही है, और कहाँ पर किस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है। डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल साइमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स? प्रीलिम्स जो पूरी यूपीएससी की जर्नी हमने चर्चा की थी तैयारी की, वो 1 साल की है। तो 1 साल में आप शुरुआती स्टेज में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करते हो। लेकिन प्रीलिम्स जब आने वाला होता है तो प्रीलिम्स माइनस 3 मंथ, तो प्रीलिम्स से पहले 3 मंथ आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, एटलीस्ट पहले अटेम्प्ट में, जब आपको कुछ हवा नहीं होती है तो। तो शुरुआती स्टेज में आप प्रीलिम प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल सब कर सकते हो, हमने भी की थी वो। सर ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है, इसके लिए हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके 4-5 फैक्टर्स होते हैं। साइमल्टेनियसली वाला हो गया, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं ये भी हो गया। मॉक में कम मार्क आ रहे हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी। इट कंपल्सरी टू चूज द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट? नो, नॉट नेसेसरी। यूपीएससी आपको 20-22 सब्जेक्ट्स की लिस्ट देता है, आप उससे कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना है, कोचिंग लेना है? नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपल्सरी। आप ऑप्शनल भी मतलब ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, कोचिंग में भी सिलेक्टिव ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप हो सकता है स्टार्टर ही लें, कहेंगे स्टार्टर में ही काम हो गया मेरा तो। और आप एकदम ही भूखे हैं, खाली पेट है, तो कहेंगे स्टार्टर भी लिया, मेन कोर्स भी लिया। और आपको प्रॉपर खाना हो चुका तो आप डिजर्ट मांगेंगे कि भाई मुझे गुलाब जामुन दे दे। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है, और आपको ऐसा लगता है मैंने पूरी कोचिंग तैयारी कर ली है मुझे, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है हिस्ट्री में, तो आप हिस्ट्री की बुक ले लेंगे, हिस्ट्री कोचिंग ले लेंगे। आपको लगता है कि मैंने पूरा जीएस तो कर लिया है, लेकिन ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है, तो ऑप्शनल की कोचिंग ले लेंगे। फिर आपको लगता है कि मैंने ऑप्शनल भी ले लिया, ये भी ले लिया, लेकिन मुझे राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप मॉक टेस्ट ले लेंगे। तो जनरली हम तैयारी का पैटर्न ये होता है कि शुरू के स्टेज में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ होती है। लास्ट के 3 महीने जब प्रीलिम्स आने वाला होता है तो प्रीलिम्स की तैयारी होती है।
प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में 3 महीने गैप होता है, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस होती है। उसमें आप कोचिंग मॉक टेस्ट ले लेते हैं और राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो हो जाता है, फिर आप मॉक इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, डेफ भरा जाता है। ठीक है? तो ये वाला हो गया। हुँ। सर रिवीजन प्लान कैसे करें? पढ़ने के बाद रिवाइज़ नहीं हो पाता। तो रिवीजन के लिए आप दिन में कोई समय डेडिकेटेड फॉर रिवीजन रख सकते हैं केवल, कि और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें कम रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आपको फ्रीक्वेंसी चेक करने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ में कितना टाइम लगाना है और कितनी चीज़ आप भूलते हैं। और जो रिवीजन करने का तरीका भी आपको डेवलप करना होगा। कई बार जैसे मैंने तो क्या किया था कि जिन चीज़ों में मैं बार-बार भूलता हूँ, वो जो केवल फैक्चुअल हैं, उनकी अलग से शीट बना ली थी। उसको रूम में लगा दिया, उसको हर तीसरे दिन रिवाइज़ कर लिया। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो फिर चीज़ें आ जाएँगी और कुछ समय केवल रिवीजन के लिए डेडिकेटेड रखिए, कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसमें 1 घंटे रिवीजन करेंगे। और इतनी बार तैयारी, इतनी बार प्रैक्टिस करनी होती है, फिर अपने आप रिवीजन हो ही जाता है। सर मैथ्स इज़ इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी। सीसेट आजकल क्वालिफाइंग है, सीसेट आजकल टफ आ रहा है, तो आपका बेसिक एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैथ्स ऑप्शनल नहीं है, तो मैथ आपको बेसिक क्वालिफाइंग आना चाहिए, मैथ बहुत ज़्यादा आप पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 17 भी हो गया। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ शबीर अहमद भट्ट फ्रॉम कश्मीर, आई हैव गुड, you have joined from Kashmir. Started little bit preparing from my 10th class JNV, currently I am in class 12th with science stream. गुड, अच्छे से तैयार करिए शबीर। डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल, ये वाला हो गया। ये वाला सवाल हो गया। इट्स वेरी प्रोडक्टिव सेशन, चलो थैंक यू सर, ये आपके लिए। अरे ठीक है, मेरी तारीफ के अलावा कुछ कोट, ठीक है। और किसी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यूपीएससी के बारे में एक और जो है एनालॉजी है जो मुझे बहुत ही सटीक लगती है, कि जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कोहरा होता है, तो कोहरे में आप चलते हैं तो आपको 2 किलोमीटर दूर का दिखता नहीं है, आपको दिखता है 10 कदम दूर का, तो आप 10 कदम चलते हैं, फिर आपको दिखता है 10 कदम का, फिर आप 10 कदम चलते हैं, फिर आपको दिखता है 10 कदम का, फिर 10 कदम चलते हैं। तो यूपीएससी ऐसी ही है। हो सकता है अब अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपका मन में इतने सेल्फ डाउट होगा कि नहीं होगा, क्या स्ट्रेटेजी रखें, कैसे क्या रखें, कैसे क्या करना है, लेकिन जितने रिसोर्सेस हैं और जितनी चीज़ें आपके पास हैं, आप उससे शुरुआत करें। जैसे कहावत है ना इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, बस धीरे धीरे ईंटें ईंटें रखते रखते एक दिन आपको पता नहीं चलेगा कब आपने रोम बना लिया है। और टारगेट आप अपना ऐसे नहीं सेट करें कि मैं 2 साल तक ये कर लूंगा ना, टारगेट सेट करें वीक वाइज, दिन वाइज, भाई मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, और फिर 8 घंटे पढ़ के एकदम खुश रहें, मस्त रहें कि आज मेरा टारगेट था, मैंने पढ़ लिया है। फिर कल का टारगेट रखें, एक वीक का टारगेट रखें, ये नहीं कि लेके बैठ गए 1 महीने का, फिर डिप्रेशन में चले गए, यार मैंने तो सोचा 1 महीने में किताब पूरी कर लूंगा, हो नहीं पाई। नहीं, क्योंकि अगर आप हर दिन का रखेंगे और एक वीक का टारगेट रखेंगे, उसको फुलफिल करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका 1 मंथ का हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे ब्रेकेबल टारगेट्स रखें। जितने सब्जेक्ट लेने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो सिलेबस वाला है यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल, उससे आप लोग ले सकते हैं। सर प्रॉपर एम कैसे सेट करें, प्रॉपर एम कैसे सेट करें, ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। प्रॉपर एम के लिए पहले तो आप अपने रिसोर्सेज देखें, दूसरा आपके पास टाइम कितना है, कि कुछ लोग हैं घर वालों से बहुत सपोर्ट है कि भाई तू पढ़ता रहे जितना पढ़ सकता है, कुछ लोग हैं जिनका है कि भाई कोई हेल्थ सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है, तो उनका थोड़ा कम समय है उनके पास, किसी का रिसोर्सेज कितने हैं क्या, और दूसरी बात है कि फिर आपकी चॉइस क्या है, और तीसरी चीज़ है कि आपका अभी तक का आपके अंदर क्षमता कितनी है। अगर मुझे 50 किलो की क्षमता है तो 50 किलो का ही बोझ लेके चलूँ, मैं ऐसे पहाड़ उठाने का बोझ ना ले लूँ, ना पहाड़ उठेगा मुझसे ऊपर से मैं उसमें दब जाऊंगा। ठीक है, उस चीज को लेके देखें, फिर आपके जो जो एम्स है वो आपकी खुद की काबिलियत के अनुसार आप खुद को सेल्फ एनालाइज करें, कि हाँ ये डूएबल है, इस चीज को मैं कर सकता हूँ, उसके आधार पर अपना एम सेट कर सकते हैं। ऑप्शनल प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, वो तो आप ऑप्शनल प्रिपरेशन तैयारी को शुरू से ही स्टार्ट कर लेते हैं, प्रीलिम्स के समय उसको थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में फिर उसको तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अवस्थी जी बताइए। हम्म। हाँ।
कि जो आईआईटीएन होते हैं वो यूपीएससी में इतना ज्यादा कैसे पहुंचे? ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन है। आईआईटीएन यूपी अच्छा, किसी का सवाल है कि आईआईटीएन यूपीएससी में क्यों इतना ज्यादा पहुंच रहे हैं। यार मतलब मैं इसमें ड्यू रिगार्ड टू ऑल द स्ट्रीम सबका प्रॉपर पूरा सम्मान है, बट इसके कई सारे रीजंस हैं। मतलब ये इसको मैं कॉजेशन कोरिलेशन से नहीं बता सकता, ऐसा कुछ इनमें विशेष नहीं है जो और बाकी स्ट्रीम्स में नहीं है, बट वो कॉलेजेस की वजह से होगा शायद, कि जो आईआईटीज या अन्य जगह से बच्चे पढ़ते हैं उनका एनवायरनमेंट, उनकी खुद को लेके, जब वो आप जिस भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक गजब का खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस होता है। आपको लगता है कि मैं जब यूपीएस मतलब आईआईटी में, जब आप आईआईटी 12th की स्टेज का इंडिया का और शायद मतलब वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि उसमें भी सीटें बहुत लिमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा मारामारी है। कोटा में आप हर जगह कोचिंग से उसकी इतने ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से आप सिलेक्टेड जाते हैं तो आईआईटी में पहुंचते हैं, तो आप इस विश्वास के साथ जीते हैं कि मैं विशेष हूँ, मैं स्पेशल हूँ। आप उस विश्वास को लेके जब आगे जाते हैं तो फिर आपको परिणामों में भी वो आपकी नज़र आता है। लेकिन बाकी सारे जैसे मेरे साथ और बैचमेट्स हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, कोई लॉ से है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से है, वो भी दे आर ऑल्सो गेटिंग सिलेक्टेड। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कई लोग एकेडमिया और इन सब में भी कर लेते हैं, प्लेसमेंट भी हो जाते हैं, तो वहाँ दे आर मेकिंग गुड सक्सेस, गुड फॉर्च्यून्स। तो वो उनका तरीका है। इंजीनियर्स यहाँ आ जाते हैं और दूसरा इंजीनियर्स कहाँ नहीं है, हर जगह तो इंजीनियर ही है, क्योंकि इतनी संख्या में इंजीनियर्स हैं ही, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस से होंगे, एनआईटी से होंगे, आईआईटी से होंगे, इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं, तो आपको हर जगह इंजीनियर्स मिल जाएंगे। कंसल्टेंसी फर्म में इंजीनियर होंगे, एआई में इंजीनियर होंगे, आपके कंप्यूटर साइंस वाले ऐप में सारे इंजीनियर्स होंगे, बड़ी कंपनी में होंगे इंजीनियर्स। और उसके अलावा इंजीनियर सारा कुछ करते हैं। कई बार इंजीनियरिंग के बारे में कहावत है कि इंजीनियर इंजीनियर छोड़ के सब कुछ होता है। इंजीनियर वाले बच्चे एमबीए करते हैं तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाते हैं, जनरल मैनेजर हो जाते हैं, रेलवेज में होते हैं तो रेलवे ऑफिसर्स हो जाते हैं ना। तो वो जो मल्टी डायमेंशनल है उसकी वजह से, बाकी इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मेहनत है, आपका परसिवरेंस है, उसी से आपका रिजल्ट उसमें दिखता है। I have planned for switch my stream from science to BA political science. I have interest in political science. That's why please tell me this right decision. शब्बीर, I have planned for switch my stream from science to political science. ये आपकी रुचि पे डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट क्या है। हर स्ट्रीम अपने आप में अच्छी है, हर किसी स्कीम में, हर किसी स्ट्रीम में आप अच्छा कर सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस की बात है। पढ़ाई के समय नींद आए तो सो लेना चाहिए, फिर जाके पढ़ना चाहिए और खुद को कल कोसना चाहिए कि हम पढ़े क्यों। 8 घंटे पढ़ना है आपको, अब 8 घंटे दिन में सो लो तो 8 घंटे रात में पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ाई के समय नींद आए तो क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए, और फिर इसको एक प्रैक्टिस बनाना चाहिए कि भाई पढ़ाई के समय नहीं सोएंगे। ये करने से आएगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसको कोई दवाई नहीं है जो टैबलेट खा के नींद भाग जाए, तो दवाई तो है नहीं इसकी। हम्म तो मुझे लगता है कि काफी सारे आपके मन के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। इस उम्र में कई सारे डाउट्स होते हैं। बस मेरा मतलब, आप सब लोग युवा हैं, मेरा बस आपसे यही कहना है कि जो भी आप निर्णय लें तो आप उसके साथ न्याय करें। फर्जी फर्जी में कोई ऐसा हो, फिर आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं होता है। जो भी काम करें पूरे मन से करें, और सफलता का कोई एक परिभाषा नहीं है। सफलता की, हर व्यक्ति अपने अपने जो जीवन में अच्छा कर रहा है, दे ऑल आर सक्सेसफुल। तो सफलता की कोई सीमित परिभाषा नहीं है। आप जो भी निर्णय लें उसको पूरे मन से लें। और दूसरी बात, आप ये कभी ना सोचें कि आप पापा से झूठ बोल लेंगे, टीचर से झूठ बोल लेंगे, क्योंकि जो काम में आप मतलब सबसे झूठ बोल सकते नहीं, खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जो भी आप काम करें उसमें खुद से ईमानदार रहें। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपने टारगेट सेट किया है, और कई बार चीज़ें बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये देश के लिए करना चाहता हूँ, समाज के लिए करना चाहता हूँ, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन बस मेरी फिलॉसफी ये है कि जो काम आप खुद के लिए नहीं कर सकते वो किसी के लिए नहीं कर सकते। जब तक आप खुद के लिए ईमानदार नहीं होंगे तो फिर लाइफ में फिर रिग्रेट ही रहता है, और रिग्रेट से बुरा कुछ नहीं होता है। मतलब ये भी मेरी फिलॉसफी थी कि भाई सिलेक्ट ना होने के 1000 रीजन होंगे, तबीयत खराब हो गई, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, कुछ भी होगा, लेकिन एक रीजन मेरे हाथ में है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं इंश्योर करूंगा कि 1000 रीजन में से वो एक रीजन ना हो, 999 हो चलेंगे, क्योंकि मुझे फिर मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। मुझे कभी ये नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत अच्छे से नहीं की और एक रीजन उसका ये है। उसके अलावा कोई भी रीजन वो मेरे हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है उसको
हमें रखना है, उस पे वर्क करना है, उस पे मेहनत करनी है। जो हाथ में अपने नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। मैथ में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उन पे आपको मेहनत करनी है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनके लिए बस हमको अच्छा माहौल बनाना है। तो ये सारी हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग फॉर मॉक इंटरव्यू, यार ये तो मैंने फेस किया था। मेरा इंटरव्यू मैंने पहले अपना हिंदी में दिया था, तो मेरे उसमें मार्क्स कम आए। मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं था कि मैं अंग्रेजी अच्छी बोल पाता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा इंटरव्यू मैंने कहा इंग्लिश में देंगे, चाहे जो हो जाए। तो उसमें मतलब इंग्लिश में मेरी इंजीनियरिंग इंग्लिश से हुई है, बट इंग्लिश हमने कभी उस तरह से बोली नहीं है। तो बट विद टाइम मतलब वो हो गई। उसके लिए क्या करते, अखबार पढ़ते थे, शीशे के सामने रख के पढ़ते थे, कमेंट्री सुनते थे, कई सारे माध्यम है। जब आप एक स्किल को कर लेंगे, और मैं इंटरव्यू में इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोला, मुझे खुद पे भरोसा नहीं हुआ कि यार ये मतलब 2 महीने पहले का मैं हूँ या अब का मैं हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत फ्लुएंट और बहुत ही फ्लॉलेस इंग्लिश उसमें जो है बोली गई थी, लेकिन उसके लिए 2 महीने की मेहनत थी। तो डेडिकेटेडली आपने हर दिन मतलब जाग-जाग के अखबार तेज़ी से बोलना, हर 2 घंटे मतलब 2 घंटे हर दिन में बोलने की प्रैक्टिस, शीशे के सामने बोलना, और ऐप के माध्यम से, कई सारे माध्यम हैं। अगर आप किसी चीज़ को सीखने के पीछे पड़ जाएँगे, तो सीख ही लेंगे। अल्टीमेटली इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। वो सिर्फ़ एक भाषा है। जैसे आपने हिंदी सीखी, तो वो भी माँ के पेट से सीख के आई नहीं, वो भी तो आपने यहीं आके सीखी। और अंग्रेजी में तो फिर भी आसान है अंग्रेजी, हिंदी तो फिर भी क्लिष्ट है। अंग्रेजी फिर भी, अंग्रेजी इज़ वेरी ईज़ी, है ना? अंग्रेजी इज़ वेरी ईज़ी, राइमिंग ही बन रही है। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट ए बिग टास्क। बहुत लोग हौवा बना के रखते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो सीखा जा सकता है। हाउ कैन वी डेवलप अवर नॉलेज फॉर यूपीएससी? राधाकृष्ण, आपका तो नाम ही राधाकृष्ण है भाई, आपके सवाल पूछने की जरूरत नहीं है पढ़ के। हाउ कुड वी डेवलप अवर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन डेवलप एक अनवरत प्रक्रिया है, वो आप हमेशा करते हैं, सीखते हैं, और इट्स ऑलवेज अंडर वर्किंग वाला इसका सिद्धांत है। तो देख के, और लोगों को देख के खुद बोल के से सीखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और कई सारे आपके डाउट क्लियर हुए। इसी बहाने मुझे भी अपनी तैयारी के दिन याद आ गए। मुझे लगता है कि आप में से मतलब अगर 1-2 बच्चा भी इसको लेके पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अपने साथ रखेगा। कुछ चीज़ें हमने हवा-हवाई नहीं, बहुत ही जैसे 28 डेज़ वाला रूल है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ब्रेक डाउन करके पिन पॉइंट चीज़ें बताई हैं। उसको आप लोग अप्लाई करिए। लाइफ में आप यूपीएससी करें, अच्छी बात है, जिस भी स्ट्रीम में जाएँ उसमें अच्छी बात है, बट बी ए गुड पर्सन, बी काइंड टू अदर्स। और अगर आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, तो आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं हो पाएँगे, अच्छे डॉक्टर भी नहीं हो पाएँगे, कुछ नहीं हो पाएँगे। तो ऑलवेज़ बी काइंड टू अदर्स। आपको नहीं पता उसके जीवन में क्या स्ट्रगल चल रहा है, दूसरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा हार्श ना हों, अपने टीचर्स इन जनरल सबके प्रति अच्छा अच्छा बर्ताव रखें, और बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, किसी का बुरा ना करें, ताकि आपकी एनर्जी गलत चीज़ों में ना लगे। ये कहने को बस वैसी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे मतलब मैं जब तैयारी करता था इंटरव्यू की, तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरे अंदर किसी के प्रति नेगेटिव थॉट तो नहीं है। तो आई यूज्ड टू दिस दिस इज़ कॉल्ड मिररिंग। मैं आप खुद को ही शीशे में देखने वाली स्थिति है। तो मैं आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस अ लॉट। मेडिटेशन भी मैं करता था कि मेरे मन में कहीं किसी के प्रति नेगेटिव थॉट तो नहीं है। तो अगर नेगेटिव थॉट आपका होगा, तो लाइफ में फिर भगवान आपको अच्छा अवसर भी नहीं देगा किसी दूसरे के लिए काम करने का। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज़ बी काइंड टू अदर्स, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, और जो कायदे की बातें, सही बातें उसको मानें। बी ए गुड सिटीज़न, ज़रूरत में लोगों की मदद करें। आप लोग 52 लोग हैं और बाकी लोग देखेंगे, तो बी ए गुड सिटीज़न। कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं सिविक सेंस की वजह से होती हैं। ट्रैफ़िक वाली जो बातें हैं अधिकतर सारी सिविक सेंस की हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करें कि लोग जो भी आपके परिवार घर में हैं, वोट डालें। वोट डालना ज़रूरी है, अपनी सहभागिता निभाएँ, जिसको भी वो चाहें, लेकिन लोग वोट डालें, उसको छुट्टी वाला दिन ना मनाएँ। बी ए गुड पर्सन, बी ए गुड सिटीज़न, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।